नीतीश कुमार, जो कि लोकसभा के सांसद रहने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर भी रहे, फिलहाल अपने सीएम पद पर हैं और इस समय पर आपकी सेहत को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। सेहत को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वर्ष 2024 में जब उड़ीसा के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ थे, उस समय पर नवीन पटनायक, तत्कालीन सीएम ऑफ उड़ीसा, उनकी तबीयत सही ना होने का बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। यह तक कहा था कि उनके साथ कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो गया है जिसके चलते नवीन बाबू सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए आज के सेशन में नीतीश कुमार जी की सेहत से जुड़े हुए जो वर्तमान में दावे किए जा रहे हैं उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कुछ वीडियो और तस्वीरों के साथ। जैसे एक तस्वीर आपके सामने एक अधिकारी के पैर छूने की इस तरह से सीएम साहब की दिखती है। हमारे देश के अंदर पैर छूना शिष्टाचार का भाग माना जाता है, लेकिन अनअपेक्षित तरीके से जब आपको यह ना हो कि यह व्यक्ति इनके पैर छू सकता है, वो आपको सरप्राइज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री उम्र के हिसाब से भी हम उम्र हैं, लेकिन एक समय पर राजनीति में आप दोनों ने अपने आप को समकक्ष ही माना है। और एक समय जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए दावेदारी की गई थी कि ये पीएम बनेंगे, तो उस समय एनडीए से नाराज होने वालों में नीतीश कुमार ही थे। उनका अब प्रधानमंत्री के आउट ऑफ सम्मान कहिए या फिर इस वजह से कहिए कि अब वो नहीं है इस सुध में कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसी एक तस्वीर और आई। फिलहाल आप एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के हाथ को अपने हाथ में इस तरह से ले रहे हैं। मंच पर यह सब देखा जा रहा है और उस समय पर यह प्रधानमंत्री जी के हाथ में लगी हुई शाही को नोटिस कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को आप ऑब्जर्व करें और यह सब मंच पर रिकॉर्ड हो रहा है। मंच पर हो रही इस घटना में आप भी अपने हाथ की शाही दिखाते हैं। यह एक घटना हुई, लोगों ने इसे हास्य विनोद में लिया, कहा कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री बेहतर हो गई है। लेकिन यह घटना केवल एक बार नहीं, कुछ ऐसी और घटनाएं देखी गई जब नीतीश कुमार एक मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर इस तरह से लिपटे हुए दिखाई दिए। देखिए, इनमें से एक भी जेस्चर ऐसा नहीं है जिसको लेकर विवाद किया जाए कि नहीं साहब पैर छूना गलत है कि हाथ पकड़ना गलत है, लेकिन मूल स्वभाव जिनका जो नहीं है वैसा बार बार दोहराते हुए दिखना, यह अपने आप में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार जी अक्सर अपने सख्त रवैये के लिए, अपनी सख्त भाषण शैली के लिए, अपने जबरदस्त व्यक्तित्व के लिए जाने जाते रहे हैं। अचानक इनके व्यक्तित्व में आया ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन ने सबका ध्यान सहसा अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कुछ इस तरह की तस्वीरें और देखिए जहां पर आप प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और मंच पर फिर उनके पैर छूने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से, ये तो चलिए प्रधानमंत्री जी तक की बात थी, एक ऐसे ही एक नेता के भाषण को, जब भाषण चल रहा था मंच पे, तब नीतीश कुमार जी आते हैं और आकर के उन नेता के चरण छू लेते हैं। अगेन, चरण छूना किसी भी तरह से किसी के व्यक्तित्व विश्लेषण का नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन सीएम का प्रधानमंत्री के पैर छूना, उम्र के लिहाज से बड़ों का पैर छूना, यह हमारे संस्कारों के अंदर है। हो सकता है कि वो संस्कारों के तहत ऐसा किए हों, लेकिन इस तरह की अभिव्यक्ति चूंकि पहले नहीं देखी गई, इसलिए लोग इस तरह के सवालों को बार बार पूछ रहे हैं। खैर, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इग्नोर की जा सकती थी, लेकिन इसी बीच में कुछ और तस्वीरें निकल कर आई, जिनमें से महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते समय आप ताली बजाने लगे। जब आप ताली बजाने लगे तो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि नीतीश कुमार जी को मंच का अंदाजा है कि यहां श्रद्धांजलि देने आए हैं, जहां पर एक तरह से आपको शोक में रहना है, जहां पर आपको ध्यान करना है कि दिवंगत आत्मा के क्या कार्य थे, आप वहां पर ताली बजाते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी सदन में अभी हाल ही के मार्च के महीने में आप सामने बैठे हुए तेजस्वी यादव को, जो कि आरजेडी से हैं, उन्हें मुंह बनाकर चिढ़ा रहे हैं। आपका जो ये इस तरह से फेशियल जेस्चर बनाकर चिढ़ाना है, ये बचपने की तरह तो प्रतीत होता ही है, लेकिन ये और तरफ भी इशारा करता है कि आपका उनको इस तरह से करना कितना उचित है, क्योंकि विधानसभा की अपनी भाव भंगिमा होती है, अपना विधानसभा का अपना एक स्ट्रेचर होता है, जहां पर आप किसी भी प्रकार से अगर किसी की तरफ कोई भी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं या फिर कोई भी भाव भंगिमा मुद्रा बना रहे हैं,
तो वो सामने वाले के लिए आपत्तिजनक भी हो सकता है। आपका ये दृश्य भी कैद हुआ। इसके साथ साथ आप एक और दृश्य में हाल ही में मार्च में ही कैद हुए, जब आप रविशंकर जी के पैर छूते हुए दिखाई दिए। और भी आगे चलते हुए देखा जाए तो सबसे हाल में जो बड़ा विवाद हुआ है वो इस विषय को लेकर हुआ है। राष्ट्रगान बज रहा है और आप अपने मुख्य सचिव के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रगान के बजते समय एक सीएम जो कि 9वीं बार सीएम हैं, उन्हें यह पता है कि राष्ट्रगान कितना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान के समय जहां चुप रह करके एक स्वाभाविक मुद्रा में खड़े रहना होता है, आप उस समय राष्ट्रगान के समय अपने पोस्चर को ना तो सीधा रख पा रहे हैं और ना ही आप अपने मुख्य सचिव के साथ बात करते समय इस बात के ध्यान में भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के फिलहाल अपोजिशन हमलावर है। बार बार सवाल यही पूछे जा रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव जी ने इसमें यही सवाल किया कि कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। आपके समय में युवा, छात्र, महिला और बुजुर्ग तो आए दिन अपमानित होते ही हैं, राष्ट्रगान का अपमान मत करिए। राष्ट्रगान बजते समय आप ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा है। यह सवाल कई और अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा भी दोहराया जा रहा है। लोग सवाल कह रहे हैं कि इस अपमान पर बीजेपी चुप क्यों है, बीजेपी इस समय पर कुछ बोल क्यों नहीं रही। अब एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी क्यों बोले, तो बड़ा आंसर निकल कर आता है कि भाई बीजेपी बोलने वाली पार्टी रही है। अगर यही कहीं और किसी अपोजिशन सीएम ने किया होता तो संभवतया बीजेपी इस विषय को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बना चुकी होती। तो अब क्यों नहीं बोल रही है, इस बात को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। न्यूज बनने लगती है कि ये नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे में जब राष्ट्रगान का अपमान हो तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में सरकार चुप क्यों है, इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा। और अगर यह मुद्दा बड़ा नहीं है तो कम से कम इस तरह से ही जांच लिया जाए कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ होने की कहानी क्या है। असल मायने में जब उड़ीसा इलेक्शन थे और नवीन पटनायक जी के बात करते समय हाथ हिल रहे थे तो उनके सहयोगी रहे पंड्या के द्वारा उनका हाथ पकड़ के अंदर रख दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये जांच करेंगे कि नवीन बाबू की तबीयत अचानक 1 साल में क्यों बिगड़ी है और इसके ऊपर बकायदा हम एक जांच बिठाएंगे कि ये ऐसा कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। ऐसे में सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जी के इस बदले व्यवहार में अगर ये अपमानित करना नहीं है जिसके चलते 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य चेक कराएंगे। मानसिक स्वास्थ्य चेक कराने की बात इसलिए क्योंकि अगर ये नीतीश कुमार जी सीएम पद से हटते हैं तो निश्चित ही अपोजिशन पार्टियों को एक काफी राहत मिल सकती है। इस वजह से सवाल वर्तमान में बीजेपी से पूछा जा रहा है। तो ये सारी बातें निकलकर जब आने लगी तो फिर कुछ और बातें निकली और वो बातें ये थी कि नीतीश कुमार जी वो नेता रहे हैं जो अपनी बातों को बोलते समय, ये वो हैं जिन्होंने खुद रेल हादसे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपके बहुत सारे सदन के ऐसे भाषण हैं जो आप बिना पढ़े, बिना किसी के नोट्स के देखे बढ़िया अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति कर पाते थे, लेकिन अब आपको बोलने के लिए नोट्स की जरूरत होती है, आपको कागज की जरूरत होती है। आप पढ़ते समय यदि कोई कागज आपके सामने ना रहे तो आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या बिहार को नया सीएम फेस मिलना चाहिए, क्या बिहार को नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में पता होना चाहिए। अपोजिशन लगातार इस सवाल को पूछे जा रहा है और दोहरा रहा है उड़ीसा के असेंबली इलेक्शंस को, जिस समय नवीन पटनायक जी के साथ खड़े उनके सहयोगी पंड्या के द्वारा उनका हाथ पकड़कर शांत कर दिया गया था। नवीन पटनायक जी जब उड़ीसा के सीएम थे तो इलेक्शन कैंपेन में उनके हाथ जिस तरह से हिल रहे थे एजिंग की वजह से, तो उनको पंड्या जी ने पकड़कर इस तरह से अंदर रख दिया था। इस बात का बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और इस तरह से सहानुभूति बटोरी थी कि हम इनके खिलाफ नहीं हैं, हम इनके खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका हाथ इन्होंने पकड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन पटनायक जी को केवल मौखौटा बनाया जा रहा हो। पंड्या जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो इनके खराब स्वास्थ्य का लाभ लेकर खुद पीछे से गद्दी चला रहे हो, पीछे से प्रशासन को संचालित कर रहे हो। कहीं इन्होंने ही तो इनकी तबीयत को खराब नहीं कर दिया है। ऐसा कहते हुए बीजेपी ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में
खुद प्रधानमंत्री तक ने इस विषय पर ट्वीट करते हुए कहा था कि हम आने वाले समय में इस विषय की संपूर्ण जांच बिठाएंगे, एक स्पेशल कमेटी बिठाएंगे जो इस मामले की जांच करेगी कि आफ्टर ऑल क्या है। हालांकि नवीन पटनायक जी ने खुद एएनआई के इंटरव्यू में आकर यह बात कही कि प्रधानमंत्री को अगर मेरी तबीयत की इतनी ही परवाह है, जो अपने आप उन्होंने 3 बार अलग अलग इलेक्शन कैंपेन में कह दी है, तो प्रधानमंत्री जी एक बार फोन करके मुझसे भी पूछ लिए होते कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। आपने पब्लिक में इस चीज की चर्चा की, मुझसे नहीं पूछा। खैर, राजनीति है और राजनीति के नतीजे इन सब चीजों से प्रभावित होते हैं और हुए भी। उड़ीसा के असेंबली इलेक्शंस के अंदर बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी हार जाती है और बीजेपी क्लीन स्वीप करती है और सरकार बना लेती है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं। परिणाम स्वरूप वीके पंडियन, जिनकी वजह से यह पूरा मामला ही उलट गया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय राजनीति से वो रिटायर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान नवीन बाबू को उठाना पड़ा, मैं चलता हूं। ये अपना पद छोड़ करके चले गए। खैर, अब नवीन बाबू तो चले गए, नवीन बाबू की सरकार चली गई, पंडियन चले गए। अब यही चीज दोहराई गई और आ गई नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि लोग सवाल यही कह रहे हैं कि यह समय का चक्र है और ये वृद्धावस्था एक स्वाभाविक रूप से आने वाली अवस्था है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी संभवतया उसी अवस्था से होंगे जिस अवस्था से नवीन पटनायक गुजरे हैं। नीतीश कुमार भी अब उसी अवस्था के दौर में हो सकता है क्योंकि आप वर्तमान में लगभग 74 ईयर में रनिंग है। तो ऐसे में आज के समय पर बीजेपी का चुप होना बड़ा सवाल बनता है। इसके पीछे के जब कारण तलाशे जाते हैं तो आंसर निकल कर आता है चुनावी समीकरण। चुनावी समीकरण क्यों? बिहार में पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव थे। 243 सीटों के लिए हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आज 138 सीटों के साथ एनडीए शासन में है। जहां बीजेपी मेजर पार्टी 84 सीट्स के साथ है, वहीं जेडीयू 48 सीट के साथ सेकंड नंबर पर है। जेडीयू से ही नीतीश कुमार आते हैं। आज संसद में सांसदों की संख्या में 12 जेडीयू के सांसद हैं, जिनकी वजह से एनडीए की सरकार चल रही है। बिहार विधानसभा के अंदर ये जो 138 का गणित है, इसमें बीजेपी ज्यादा नंबर रखते हुए भी अपना सीएम नहीं बनाई। वो आज भी जेडीयू को ही सीएम चेहरा देकर चल रही है, क्योंकि इनके पास जो नंबर आते हैं वो किंग मेकर वाले आते हैं। ये जिसके साथ चले जाएं उसकी सरकार बना देते हैं। यही हुआ 2020 के बिहार विधानसभा के जो ये रिजल्ट्स हैं, इन्होंने 2022 में पासा पलट करके आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ली थी, क्योंकि आरजेडी 72 सीट्स के साथ अपोजिशन में था। ऐसे में आरजेडी के साथ जाकर अपनी 48 सीटों को ले जाकर वहां सियासी समीकरण बिठा दिए थे और उनके साथ सरकार बनाकर उन्होंने 2022 से 24 के बीच का सफर किया। फिर 24 के अंदर शुरुआत में वापस पासा पलटा और एनडीए में आकर शामिल हो गए और ये इनका पुराना इतिहास रहा है। अब ये बीजेपी के साथ छठी बार सरकार में है। इससे पहले 3 बार ये आरजेडी के साथ सरकार में रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये किस पार्टी के साथ होंगे ये खुद ही जानते हैं, और इनका जो वोट है या इनके साथ जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है वो इनका इतना विश्वस्त है कि ये जिस गुट में होते हैं वो उसके साथ हो लेता है। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका किंग मेकर होना आज तक के लिए इनकी बड़ी उपलब्धि रहा है, लेकिन आप वर्तमान में असहज और अस्वस्थ जो प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे में कहीं इनके वोट बैंक को इनकी स्वास्थ्य की जो दिक्कत है वो किसी और दिशा में डाइवर्ट ना कर दे। संभवतया यह हो सकता है एनडीए की इस समय बड़ी मजबूरी हो। वर्तमान में नीतीश कुमार के साथ जो भी सियासी समीकरण हैं उनकी चर्चाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि एनडीए गठबंधन में आज भी नीतीश कुमार बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। जेडीयू की 12 सीटों की बदौलत ही आज गवर्नमेंट में जो 272 का अंक है उसे पार करती हुई बीजेपी दिखाई देती है। बीजेपी की असली रणनीति नीतीश कुमार को अपने साथ रखते हुए इनके पीछे खड़े हुए जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उनको साथ साधने की है। ऐसे में ईबीसी के पास बिहार की जनगणना के अनुसार 36% आबादी है। अति पिछड़ा वर्ग जो 36% आबादी रखता है वो नीतीश कुमार को अपने लीडर के रूप में देखता है। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग जो 27%
आबादी के साथ बिहार में है, तो बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का बड़ा महत्व है। ऐसे में जो 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 36% ईबीसी है, इनके बीच का असली मुकाबला चलता है। साथ ही साथ में अनुसूचित जाति की आबादी 20%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 2%, सामान्य जाति 15% है। तो अब यहां पर जब भी समीकरण बनते हैं, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी एक साथ हो जाएं या फिर ईबीसी और एससी एक साथ हो जाएं, तो फिर वोट की प्रतिशत बढ़ने और बिगड़ने लगती है। हालांकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसका परसेंटेज लगभग 3% के आसपास ही है, लेकिन वो संयुक्त प्रतिनिधित्व जिस पार्टी से जिस ग्रुप का करते हैं, वो ग्रुप एंटी यादव सेंटीमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि बिहार में लगभग 14.25% यादव वोट हैं, जो कि एक मुश्त यह माना जाता है कि लालू जी की पार्टी के साथ जाते हैं। ऐसे में और पार्टियों और जातियों का आरजेडी के साथ ना होकर जेडीयू के साथ जाना एक सियासी समीकरण बिहार की राजनीति में बना देता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें